जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने आज 5% का अपर सर्किट भी लगाया है। 52.6 के प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसमें इतनी तेजी आने का रीजन है कंपनी की साइड से की गई अनाउंसमेंट। और स्क्रीनर पर अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं कि वे नॉन व्हीकल प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं इस दिवाली पर। मतलब कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का प्लान कर रही है। अभी कंपनी ने प्रोडक्ट डिटेल और इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है, लेकिन ये न्यूज ओला इलेक्ट्रिक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी अगर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेगी तो उससे उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो वो एक काफ़ी कंपटीशन वाला सेगमेंट बन चुका है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो केवल ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं आती मार्केट में, काफ़ी छोटी छोटी कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो पहले ओला इलेक्ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 2017 के समथिंग में स्टेबलाइज हुई थी। ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोर कंपोनेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अगर मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो फिलहाल कंपनी के पास कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि रोडस्टार एक्स, एक्स प्लस, S1 प्रो, प्रो प्लस और S1 एक्स प्लस। इस टाइप की ये प्रोडक्ट ही कंपनी के पास अवेलेबल है। लेकिन कंपनी के प्लान को कंसिडर किया जाए तो कंपनी FY26 के Q2 में अपने 2 और प्रोडक्ट लेकर आने वाली है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो अपनी सेल फैक्ट्री है उसी के प्रोडक्ट्स, उसी की बैटरीज ये लोग अपने इन प्रोडक्ट्स में लेकर आने वाले हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी के जो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। जैसे कि अलग अलग टू व्हीलर्स में तो आने ही वाले हैं, बाइक्स में आने वाले हैं, आ ही रहे हैं धीरे धीरे करके। उसके बाद में ये पैसेंजर व्हीकल भी लेकर आने वाले हैं और साथ में लेकर आने वाले हैं कार्गो व्हीकल्स, क्वाड्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये फ्यूचर में इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बना देंगे, जिससे साफ देखने में लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक का जो फ्यूचर प्लान है वो बहुत ही बड़ा प्लान है। क्योंकि केवल एक ही सेगमेंट के ऊपर ये काम नहीं करने वाले, कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप करने वाले हैं। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो या कार्गो व्हीकल्स हो, सब सेगमेंट में ये लोग फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं। देखो, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मेनली क्या चाहिए? बैटरी पैक चाहिए, मोटर्स चाहिए, व्हीकल फ्रेम चाहिए, और ये सारे प्रोडक्ट्स ओला खुद से मैन्युफैक्चरिंग करती है। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है तो वो भी इन प्रोडक्ट्स को जगह जगह से ले सकती है और असेंबल करके उसके बाद में मार्केट में अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। उसके लिए कोई ऐसी बड़ी चीज़ की या बड़ी टेक्नोलॉजी की नीड नहीं है। लेकिन हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास का है और करंट प्राइस 52 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बड़ी कंपनी के लिए, ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी जो एक इतना बड़ा मार्केट कैप होल्ड करती है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी डिपेंडेंसी केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के ऊपर ना रहे, आप अलग सेगमेंट में भी काम करें, जैसा कि ओला ने अभी किया भी है, जो हम आगे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस भी करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। और यहाँ पर हमारी स्टॉक के लिए कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट लीडरशिप की। तो ओला जब मार्केट के अंदर लॉन्च हुई थी उस टाइम पर कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा होता था। मतलब मार्केट में एक ओला नाम चल गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई सेल करता है तो ओला सेल कर रही है। उनका 48 to 50% का मार्केट शेयर हुआ करता था FY24 के स्टार्टिंग में। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो 19.6 मीन्स 20% के आसपास का ही मार्केट शेयर है। Q1 FY26 के नंबर्स की बात कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारे रीज़न बताए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर का जो पेनिट्रेशन है उसमें थोड़ा स्लो देखा गया है। साथ में एग्जीक्यूशन चैलेंज भी देखे गए हैं ओला के साथ। उसके साथ में इनका जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट की ही ज़रूरत होती है। अगर आप उसको अलग अलग जगह से असेंबल करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो उससे आप एक बड़ी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी क्रिएट करते हैं, कंपटीशन भी क्रिएट करते हैं। इसी कंपटीशन से डील करने के लिए ओला ने अपनी स्ट्रेटजी में काफ़ी ज़्यादा चेंज किए हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए कंपनी ने अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझने की कोशिश की है कि वो जो उनके रिस्क हैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, चाहे वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स का हो गया या फिर सेल्स का हो गया जो बैटरी के लिए यूज़ किए जाते हैं, और बाकी अदर प्रोडक्ट्स में किस तरीके से वो कॉस्ट कम कर सके, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर सके। सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कॉस्ट को भी कवर कर पाएंगे और अपने मार्जिन को इंक्रीज कर पाएंगे, जिससे बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो अगर केवल रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
कंपनी ने खुद ही बोला है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मोटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मोटर कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर इन हाउस ये सब लोग ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लेकिन इनकी जो डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर वो और दो तीन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है ज़्यादातर। इंडिया कंप्लीटली डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे कि चाइना हो गया, ताइवान हो गया, इन सब कंट्रीज़ के ऊपर इंडिया डिपेंडेंट है। तो अगर आज की डेट में मार्केट में भाई कुछ नहीं पता कब किस कंट्री का मूड चेंज हो जाए। जैसे हम ट्रम्प जी को देखते हैं भाई, वो कभी भी मूड चेंज हो जाता है। कल के दिन को चाइना की साइड से हमें रेयर अर्थ में या ताइवान की साइड से दिक्कत होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि ताइवान और चाइना की वॉर का पता नहीं कब स्टार्ट हो जाए। तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है अदर कंट्रीज पे, जिससे क्या होगा कि अगर रेयर अर्थ मैग्नेट जो है उनके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे या मिलने ही थोड़े स्लो हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में तो भाई एक टाइप से फुल स्टॉप सा लग जाएगा, या फिर प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो फिर कंपनी प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करेगी? तो इसके लिए कंपनी ने क्या सोचा है कि भाई वो लोग प्लान कर रहे हैं कि ऐसी मोटर डेवलप की जाए। वो R&D पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके बेस पर ही आप कुछ नया डेवलप कर पाओगे। तो कंपनी प्लान कर रही है कि उनकी जो डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ मैग्नेट के ऊपर उसको कंप्लीटली ख़त्म कर सके और मोटर ऐसे डेवलप कर सके, अपने प्रोडक्ट ऐसे डेवलप कर सके जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स फ्री हों। तो कंप्लीटली सेव कर देगा कंपनी के कॉस्ट को, और उसके बाद उनकी डिपेंडेंसी को भी कवर कर सकते हैं। और उसके बाद कंपनी ने बताया है कि ये भारत सेल एंड गीगा फैक्ट्री डेवलप्ड की गई है, जिसमें ये लोग जो भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि किसी भी EV व्हीकल्स के लिए बैटरी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ये सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी अगर खुद के सेल्स बना के अपने इन हाउस प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करेगी तो कितनी ज़्यादा कॉस्ट कवर कर सकते हैं ये लोग। इसके लिए आप देख सकते हैं कि वी एक्सपेक्टेड दैट बाय द एंड ऑफ FY26 वी वुड बी फुल्ली यूटिलाइज द 1.4 गीगावाट। 1.4 गीगावाट ये लोग FY26 तक कम्प्लीटली यूज़ भी करना स्टार्ट कर देंगे। साथ में जो रिमेनिंग कैपेसिटी है जो 5 गीगावाट तक है उसको स्केल अप कर लेंगे FY27 तक। तो कंपनी को जो डिपेंडेंसी है सेल मैन्युफैक्चरिंग पर वो किसी और कंपनी के ऊपर नहीं रहेगी। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इन हाउस अपने व्हीकल्स में यूज़ करेंगे। तो अगर मैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करूं तो कंपनी के पास 2000 एकड़ की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तमिलनाडु के अंदर, जो इन्होंने 2021 के समथिंग में इनोग्रेट की थी, और केवल 8 महीने के अंदर इन्होंने इस फैक्ट्री को डेवलप कर लिया था। लेकिन अगर फैक्ट्री की कैपेसिटी की बात करूँ तो ये 1 मिलियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और इसको ये स्केलेबल भी कर सकते हैं 4 मिलियन यूनिट्स एनुअली विदाउट मेजर ग्रीनफील्ड कैपेक्स। तो कोई ज़्यादा कैपेक्स की नीड नहीं है इनको, लेकिन ये डिमांड के ऊपर है। फ्यूचर में अगर इनकी डिमांड इंक्रीज होती है तो उसके बाद इसको ये स्केलेबल करेंगे, क्योंकि अगर आप 2024 के आसपास का देखेंगे तो इनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा था, लेकिन उस टाइम भी इनके मार्जिन अच्छे नहीं थे, जिससे कंपनी कंटिन्यू लॉस ही बना रही थी। लेकिन आज के डेट में ओनली 20% का बिजनेस है कंपनी के पास, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो दोस्तों मार्जिन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कभी भी किसी कंपनी को एनालाइज करो तो मार्जिन के ऊपर ज़रूर ध्यान दो। उसके साथ में इनकी जो सेल गीगा फैक्ट्री जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ये भी तमिलनाडु के अंदर ही लोकेटेड है। ये भी इंडिया की पहली इन हाउस प्रोडक्शन फैसिलिटी है 4680 फॉर्मेट लिथियम आयन सेल, जो कि ब्रांडेड है भारत सेल के थ्रू, और ये कमीशन की गई थी इनकी मार्च 2024 में। ये मेनली ड्राई इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी के बेस पर ये इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किसी भी व्हीकल को चलाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने में बैटरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। भाई बैटरी की कैपेबिलिटी जितनी अच्छी होगी, कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी, वो व्हीकल उतना ज़्यादा काम। तो इसके लिए अगर अच्छी बैटरी अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो मार्केट में उतरे हैं, 2-3 साल ही अच्छे से काम स्टार्ट हुआ है। तो रिजल्ट्स कब आएंगे? आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। तो अगर रिजल्ट्स उस टाइम पर अच्छे कंपनी के दिखे, मीन्स प्रोडक्ट के अंदर जान दिखी लोगों को कि भाई इसकी बैटरी ज़्यादा अच्छी चलती है, तो ओला खरीदो, तो उस टाइम पर लोग उसके प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट होंगे। और केवल इसी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के लिए इन्होंने बैटरी इनोवेशन सेंटर भी अपना बनाया हुआ है, जिसमें ये लोग मेनली बैटरी के सेगमेंट पर ही काम करते हैं, सेल्स के ऊपर ही काम करते हैं, मतलब बैटरी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की ऊपर ही R&D करते हैं, जो मेनली बेंगलोर इंडिया के अंदर लोकेटेड है। उसके साथ में इनकी R&D जो इनिशिएटिव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। कंपनी ने R&D एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर भी की हुई हैं, UK के अंदर और यूनाइटेड स्टेट के अंदर, जिसमें फोकस करते हैं डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग न्यू EV प्रोडक्ट।
और ईवी कंपोनेंट्स। तो अगर आप ईवी जो सेगमेंट है वो तो एक सिंपल तरीके से जो छोटी कंपनी करती हैं वो तो करती हैं, लेकिन भाई बड़ी कंपनी जो 20,000 30,000 10,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करती हैं उनको तो इनोवेशन करने होंगे, क्योंकि अगर वो नए इनोवेशन करेंगी तो इससे ही उनका कस्टमर अट्रैक्ट हो पाएगा। और इसके लिए कंपनी मेनली बैटरी पैक, मोटर एंड व्हीकल फ्रेम के ऊपर अपनी R&D कंटिन्यू करती है, और साथ में ये लोग 7.4% का जो रिवेन्यू है वो R&D एक्टिविटीज़ के ऊपर स्पेंड करते हैं। और इन सभी चीज़ों के साथ कंपनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा भी शेयर किया है, कस्टमर कंप्लेंट का डेटा। इसमें कंपनी ने बताया कि FY24 में इन्होंने 2,994 कस्टमर कंप्लेंट रिसीव की थी अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, और साथ में 1,742 कंप्लेंट रिसीव की थी वो व्हीकल सर्विसिंग के बेस पर की थी। तो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है उसकी जो कंप्लेंट डेटा है उसको हर कोई कंपनी नहीं बताती, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ने अपने उस डेटा को बताया है। तो अगर आप अपने कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, कोई भी सही से नहीं जानता कि इसको यूज़ करने के ऊपर ये किस तरीके के रिजल्ट्स देने वाला है। तो अगर ओला इलेक्ट्रिक इस तरीके से अपने कस्टमर्स को अच्छे से सर्विसेज भी देगी, और जिस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, और प्रोडक्ट भी अच्छे सप्लाई करेगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये ओला इलेक्ट्रिक के लिए ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम चार्ट इसका ओपन किया है। कंपनी सितंबर 2024 के समथिंग में IPO लेकर आई थी, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने इनिशियल फेज़ में बनाकर भी दिए थे। 90 के समथिंग स्टॉक लिस्ट हुआ था और 140 150 के आसपास तक स्टॉक गया था, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू इसके शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली है भाई। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले उसके फंडामेंटल को एनालाइज करो, मार्केट को एनालाइज करो, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करो। तो आप खुद सोचो कि भाई जो बंदा यहाँ 80 समथिंग में 80 के आसपास भी एंटर हुआ होगा, उसके IPO में 150 के ऊपर एंटर हुआ होगा, और सोचा होगा कि भाई इसके अंदर ग्रोथ होने वाली है, तो वो आज की डेट में 70 to 75% के लॉस में होगा। केवल IPO में ही एंटर हुआ होगा तो भी 50% लॉस में होगा, क्योंकि आज की डेट में ये स्टॉक 52 के आसपास पर ट्रेड कर रहा है, और इसने लो बनाया था अपना 40 के आसपास का, तो 50% का लॉस तो वो भी देख कर आए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात कर रहे हैं तो अगर आप केवल 6 महीने का चार्ट देखें तो काफ़ी कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहे हैं। तो आप स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करो। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल कंडीशन में दिख रही है, और मार्केट, सभी हम बड़े इन्वेस्टर्स नहीं हैं, एक छोटे इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर आप रिस्की बिजनेस में एकदम से एंटर कर देंगे तो उस टाइम पर ये आपके पोर्टफोलियो के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। तो पहले रिस्क को समझो कि आपका कितना रिस्क आप कैरी कर सकते हो। अगर आप भाई बड़े इन्वेस्टर हो, उनका रुपया चला भी गया 5%, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दूसरे स्टॉक से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप नए इन्वेस्टर हो तो उस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। नई कंपनी को भाई पहले एनालाइज करो, क्योंकि IPO तो डेली के आ रहे हैं, दबा के IPO आ रहे हैं। अब IPO का तो कोई हिसाब ही नहीं बचा है। मीन्स कंपनी को एनालाइज करते हुए एक कंपनी आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, दूसरा IPO आ जाएगा। इसलिए फोकस करो, एक ही कंपनी के ऊपर फोकस करो। अगर अच्छी लग रही है मार्केट में, उसके प्रोडक्ट को देखो, मार्केट डिमांड को देखो कि किस तरीके से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे सर्विसेज हैं तो उसके बाद आप देखो कि मैं उसमें कितना रिस्क कैरी कर सकता हूँ। इसके लिए हमेशा से पूरा एनालाइज करने के बाद ही किसी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें ओला इलेक्ट्रिक के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स कंटिन्यू हमको डाउन होती हुई दिख रही है। दिसंबर 2023 में 1200 करोड़ की सेल हुआ करती थी, और मार्च 2025 में 600 करोड़ की सेल है। ऑलमोस्ट 50% सेल डाउन हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कम्प्लीटली माइनस में ही हमको देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर कोई ऐसे नहीं है कि आज कल में ही आके जब स्टॉक यहाँ से 50% डाउन हो गया। भाई ये नंबर तो हमको स्टार्टिंग से ही दिख रहे थे ना। जब स्टॉक में आपको दिख रहा है कि भाई कंटिन्यूसली नंबर नेगेटिव में ही देखने को मिल रहे हैं, OPM कंटिन्यू डाउन हो, ख़त्म ही होता हुआ माइनस में देखने को मिल रहा है, रिवेन्यू कंटिन्यू डाउन होता हुआ दिख रहा है, और नेट प्रॉफिट तो कहीं पर है ही नहीं, वो भी कंटिन्यूसली माइनस में। तो क्यों इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हो? अगर आपको रिस्क लेना है तो उसकी फेयर वैल्यू आने तो दो, स्टॉक को सही प्राइस पर आने दो। अगर कंपनी अपने नंबर अच्छे करना स्टार्ट करती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 2025 में कंपनी की सेल हुई थी 611 करोड़ की,
उसके बाद में जून 2025 में कंपनी की सेल इंक्रीज हुई है, 828 करोड़ के समथिंग की सेल हुई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ओपीएम भी यहाँ पर -29% का होते हुए दिख रहा है। देखिए क्या है कि कंपनी का इनिशियल फेज चल रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, पेनिट्रेशन कम हो चुका है इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर का, और उसके साथ में कंटिन्यूसली कंपनी को R&D भी करनी है, अपनी नई यूनिट्स लगानी है क्योंकि सेल्स की लगानी है, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर डेवलपमेंट करनी है जिससे रेयर अर्थ मैग्नेट्स की यूज ना करना पड़े, इस टाइप की डेवलपमेंट करनी है। तो उसके लिए लगेगा पैसा भाई। जो कैश बर्न होगा ना उसका जो नंबर्स पर इफेक्ट दिखेगा वो यहाँ पर भी हमको देखने को मिला। तो वो चीज़ें कब प्रॉफिट में होती हुई दिखेंगी, वो दिखेंगी उस टाइम पर जब आप नए डेवलपमेंट तो करते ही रहोगे, साथ में आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको आप डाउन करके ओपीएम को इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद ये नंबर्स हमको सुधरते हुए दिखेंगे, जो धीरे धीरे हमको सुधरते हुए भी दिख रहे हैं। शायद फ्यूचर में अगले 1-2 क्वार्टर में मीन्स FY 27 के स्टार्टिंग तक हमको ओला इलेक्ट्रिक के नंबर पॉजिटिव होते हुए दिखे, तो ये उस टाइम पर ज़्यादा बन जाता है। लेकिन जिसने भी भाई स्टार्टिंग में ओला में पैसा लगाया उसके लिए तो काफ़ी बड़ा डिजास्टर हो गया। और आगे इसकी बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास सिर्फ यहाँ पर रिजर्व फिलहाल प्लस में होता हुआ दिख रहा है। मार्च 2025 में 720 करोड़ का रिजर्व यहाँ पर हमको देखने को मिला, लेकिन बोरोइंग अभी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। 3556 करोड़ की बोरोइंग देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर से 2000 करोड़ बोरोइंग कम देखने को मिली है। लेकिन ये नंबर फ्यूचर में इंप्रूव होता हुआ दिखता है कि FY 27 में किसी क्वार्टर में ये नंबर पॉजिटिव होते हुए दिखते हैं, तो उस टाइम पर काफ़ी वैल्यूएबल पिक हो सकता है। और फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 36.78% की होल्डिंग जो कांस्टेंट बनी हुई है सितंबर 2024 से ही। FIs की होल्डिंग की बात करें तो सितंबर 2024 में 4.18% की होल्डिंग थी जो धीरे धीरे डाउन हुई थी, लेकिन जून 2025 में 4.47% की होल्डिंग फिर से 2% के समथिंग की होल्डिंग इंक्रीज होती हुई दिख रही है। DIs की होल्डिंग में यहाँ पर डाउन देखने को मिली है, 5.16% की होल्डिंग थी सितंबर 2024 में, जून 2025 में ये 2.87 ऑलमोस्ट 3% की होल्डिंग दिख रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 48.41% से इंक्रीज होकर 50.70% की हो चुकी है। अदर की बात करें तो ये भी कांस्टेंट है हमको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। और भी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काम करती हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। और मैं सभी इन्वेस्टर से एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए उसका कंप्लीट एनालिसिस जरूर कीजिए, प्रोडक्ट को समझिए, धंधे को समझिए, प्रमोटर किस तरीके से काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्या चल रही है, बैलेंस शीट क्या बोल रही है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। उसके बाद ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। डायरेक्टली पैसा मत डालिए यार, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है सभी के लिए। मतलब आपके लिए रिस्की हो जाएगा, इन्वेस्टर के लिए ही रिस्की होगा और किसी के लिए रिस्की तो नहीं होगा। तो कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। तो ओला इलेक्ट्रिक का आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।